हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू प्रे फॉर आइजर। हम लोग आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए अपना जो आइजर स्पेक्ट्रम सीरीज है वो चालू करते हैं। इसमें हम लोग का जो आज पहला पार्ट है वो बायोलॉजी का होगा, जिसका मेंटोर मैं दीपक कुमार वर्मा। मैं करेंटली नाइजर में पढ़ता हूँ। तो शुरू करते हैं हम लोग इस आइजर स्पेक्ट्रम सीरीज में, ताकि हम लोग टाइम से कंप्लीट कर चुके। एक बार और वेलकम टू आइजर स्पेक्ट्रम सीरीज। तो ये हमारे आज का कंटेंट है, जिसमें से सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इवोल्यूशन और बायो टेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। तो इसमें हम मैक्सिमम जो है पीआईक्यूज कवर करेंगे, और फिर उसके साथ साथ जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे उनमें जो ऑप्शंस होंगे उनको भी वेरीफाई करेंगे। जिससे क्या होगा कि उसके सराउंडिंग जो भी क्वेश्चंस आने वाले होंगे या इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट होंगे वो हमारे क्लियर हो सकेंगे। ठीक, तो चालू करते हैं अगले स्टेप से। ओके बच्चों, शुरू करते हैं फिर। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ सबसे बेसिक सा चैप्टर है, तो इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, जो भी होंगे उसको हम क्लियर करते हैं। ठीक, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन नंबर लिखा नहीं हुआ है, बट कोई नहीं, हम लोग खुद से कर लेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। तो शुरू करते हैं फिर। लेट एक्स बी द perpendicular distance from the centromere of each chromosome to the equatorial plane of human cell. Which of the following stage of the cell cycle is most likely to have the highest value of x? तो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझते हैं। ये पूछ क्या रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो x दिया है, कहाँ से? फ्रॉम द सेंट्रोमियर ऑफ ए क्रोमोजोम। सेंट्रोमियर क्या होता है? जो दो क्रोमोजोम होते हैं ना, वो एक दूसरे से अटैच होते हैं, उसको हम क्या सेंट्रोमियर बोलते हैं। ठीक है, टू द इक्वेटोरियल प्लेन। तो हम लोग सेल डिवीजन जानते ही हैं। सेल डिवीजन में क्या होता है कि हमारा सेल होता है, ठीक ये, और इसके अंदर न्यूक्लियर होता है, न्यूक्लियस। इसके अंदर हमारे क्रोमोजोम्स होते हैं। ठीक है, तो क्रोमोजोम जब सेल डिवीजन होता है तो इसमें 4 फेज होते हैं। ठीक है, जिसको हम पढ़ते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये 4 फेजेस हैं लाइफ साइकिल के। ठीक है, इसमें माइटोसिस होता है, इसमें माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस के ये 4 पार्ट हैं। ठीक है, 4 फेजेस हैं, और इसमें से हर एक फेज में कुछ क्रोमोसोम्स का बिहेवियर जो होता है वो चेंज होता है, वही हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, तो जो एक्स डिस्टेंस पूछ रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम टू द इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक, ऑफ ए सेल साइकिल। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है मैं लेट एनाफेज, मेटाफेज, अर्ली एनाफेज एंड अर्ली मेटाफेज। ठीक है, तो हम एक एक ऑप्शन लेके चलते हैं। पहले प्रोफेज में क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, और इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होते हैं और लाइपोसोम्स होते हैं वो भी डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं टाइम टू टाइम। और उसके बाद जो दूसरा हमारा फेज है वो है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो इक्वेटोरियल लाइन पे अलाइन हो जाते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, मेटाफेज। ठीक है, यहाँ पे ऐसे अलाइनमेंट हो जाते हैं ऐसे सेल साइकिल में। ठीक है, एनाफेज में क्या होते हैं कि यहाँ पे जो हमारे सेंट्रोसोम होते हैं, यहाँ से कुछ माइटोटिक स्पिंडल अराइज होते हैं। ठीक है, वो इससे ज्वाइन होते हैं, कहाँ पे, काइनेटोकोर पे, क्रोमोसोम के। ठीक है, और एनाफेज में क्या होता है कि ये क्रोमोसोम यहाँ पे जो क्रोमोसोम होते हैं ये डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है एनाफेज में, जो प्रॉपर एनाफेज कंप्लीट हो जाता है, वहां पे क्या होता है कि ये क्रोमोसोम ऐसे अपोजिट पोल पे चले जाते हैं, और यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ पे ये लेट फेज, मतलब कि कंप्लीट हो जाता है एनाफेज में। ठीक है, और टीलोफेज में तो डिवीजन हो जाता है, दो डॉटर सेल बन जाते हैं। ठीक, तो ये एक्स जो डिस्टेंस जो पूछ रहा है हम लोग से, वो ये सेंट्रोमियर का, यहाँ से जो सेल है, ये जो सेंट्रोमियर है, मान लो ये क्रोमोसोम, ये सेंट्रोमियर का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि इक्वेटोरियल प्लेन से यहाँ से सबसे मैक्सिमम कब होगा। तो ये जब क्रोमोसोम यहाँ पहुंच जाएंगे, मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम जब होंगे दोनों, तो फिर सेंट्रोमियर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा इक्वेटोरियल प्लेन से यहाँ पे, मैक्सिमम। तो यहाँ पे मैक्सिमम होगा। ठीक है, और ये कब होगा, ये एनाफेज में होगा। जैसे हमने पढ़ लिया कि ये एनाफेज में, अभी डिस्कस किया कि एनाफेज में ये क्या था, क्रोमोसोम
अपोजिट पोल पे चले जाते हैं, ठीक है, एनाफेज में। तो वो भी कंप्लीट एनाफेज में, ठीक है। तो इसमें से लेट एनाफेज, ये ऑप्शन पहला होगा, ठीक है। अर्ली एनाफेज में नहीं होगा, वहाँ तो स्टार्ट होता है, ठीक है, तो डिवीजन होकर और लास्ट तक वो पोल पे जाता है, तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कितना आएगा हमारे लेट एनाफेज का, ठीक है। मेटाफेज में नहीं होगा, मेटाफेज में क्वेश्चन थोड़ा चेंज होता है कि अगर पूछता वो सेंट्रोजोम से लेके, सेंट्रोजोम से जो यहाँ पे सेंट्रोजोम होता है वहां से पूछता पर्टिकुलर, तो हमारा मेटाफेज होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन पहला हो गया, ठीक। इजी था। ओके, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। पढ़ते हैं। द फॉलोइंग इवेंट एसोसिएटेड विद द मियोसिस, ठीक है। मियोसिस से इन्वॉल्व है ये सब स्टेप्स, तो इनको हमें क्या करना है? अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, फॉर्मेशन ऑफ मियोटिक स्पिंडल, फॉर्मेशन ऑफ कियास फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनिबल कॉम्प्लेक्स। तो करेक्ट सीक्वेंस में करना है हमें, ठीक है, इवेंट। तो मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस के दो पार्ट होते हैं। मियोसिस जनरली क्या होता है? दो पार्ट होते हैं, मियोसिस वन और मियोसिस टू, ठीक है। मियोसिस टू और मियोसिस वन में जो प्रोफेज वन होता है, प्रोफेज, सॉरी, प्रोफेज वन होता है, इसके पांच पार्ट होते हैं: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ठीक है। तो अब इसमें एक एक लेके चलते हैं, जो ऑप्शंस दिए हैं उनको कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम उसको अलाइन कर लेंगे, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन, रिपेयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्मेशन होगा वो हमारे किस में होगा? सॉरी, हाँ, पहला जो रिकॉम्बिनेशन ऑफ नोड्यूल जो फॉर्मेशन होगा वो हमारे किस फेज में होगा? पेकाइटिन में। इसमें पेकाइटिन में, प्रोफेज वन के, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ म्योटिक स्पिंडल, ये तो प्रोफेज वन के लास्ट में फॉर्मेशन होगा, ठीक है। किसके? प्रोफेज वन के, प्रोफेज प्रोफेज वन के लास्ट में होगा, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ कियाज, जो एक्सेप्ट का स्ट्रक्चर होता है, इसको कियाज बोलते हैं, एक्सेप्ट का, ठीक है। ये कब फॉर्मेशन होता है? ये होता है डिप्लोटीन में, ठीक है, डिप्लोटीन स्टेज में होता है, ठीक है। और जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, ये तो जाइगोटीन बनता है, ठीक है, जाइगोटीन में। तो अब यहाँ से हम लोग अपना कर ही सकते हैं, ठीक है। हमने बताया इलेक्ट्रोटीन, जाइगोटीन, पेकाइडिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा? जाइगोटीन आ रहा है ना, ठीक है। जाइगोटीन आ रहा है, तो जाइगोटीन मतलब कि चौथा होगा। फिर उसके बाद फिर पेकाइटिन आ रहा है ना, सेकेंड वाला स्टेज हो जाएगा। फिर उसके बाद कियास्मेटा को हो जाएगा थर्ड वाला स्टेप। उसके बाद लास्ट स्टॉप क्या आ रहा है? सेकेंड, ठीक। सॉरी सॉरी, ये सेकंड नहीं होगा, ये फोर्थ है, ये रिकॉम्बिनेशन फर्स्ट हो, सॉरी, ये फर्स्ट वाला है, कोई नहीं, ठीक है, मतलब हमने सही लिखा है। अच्छा, तो समझ में आ गया? ये बेसिक मतलब ये इस पे साइकिल पे जो सीरीज आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा सीरीज पहले, कौन सा फेज पहले आ रहा है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, और इसमें क्या क्या हो रहा है, उस इवेंट को आप क्लियरिफाई कर लेंगे तो इजी हो जाएगा, ठीक। तो अच्छा, तो क्वेश्चन, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मियोसिस इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट इज इनकरेक्ट? ये बहुत कीवर्ड्स हैं, इनको आप इंपॉर्टेंट कर लिया, क्योंकि क्या होता है जनरली हम लोग इनकरेक्ट करेक्ट में इसी में हम लोग का क्वेश्चन गलत जाता है, जनरली हमें आता होता है फिर भी इसी में गलत जाता है। तो कोशिश करिएगा कि अंडरलाइन कर लीजिए, जिस वर्ड पे हमें डाउट रहे उस पर अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। तो मियोसिस में पूछा है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट में, और इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। अच्छा, हम लोग चारों ऑप्शन पढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस सेकंड आर हैप्लॉइड गैमेट्स, हाँ ठीक है, ये ट्रू है। और हैप्लॉइड बनेंगे तो कैसे जेनेटिकली क्या होंगे? वो सिमिलर होंगे, ठीक है। और कितने बनेंगे? चार प्रोजेनी आएंगे, ठीक है। द फोर प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस आर जेनेटिकली डिफरेंट, ये देखो जेनेटिकली हमने क्या होता है, जेनेटिकली सिमिलर होंगे, ठीक है। तो जेनेटिकली में तो ये हो गया फॉल्स, ठीक है। अपना आंसर तो मिल गया, फिर भी हम लोग अपने अगले दो ऑप्शंस को भी वेरीफाई कर लेते हैं। म्योटिक रिकॉम्बिनेशन टेक प्लेस इन बोथ मेल एंड फीमेल, जाहिर सी बात है, सही है, क्योंकि म्योसिस होगा तो दोनों में रिकॉम्बिनेशन होगा। द मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट ओनली वन ऑफ द फोर प्रोडक्ट ऑफ द म्योसिस इज सर्वाइव, हाँ, इसमें से क्या होता है जनरली कि तीन जो होते हैं डीजनरेट कर जाते हैं और एक जो होता है वो डेवलप कर जाता है, ठीक है। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन कौन सा आ गया हमारा? इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन
बी आ गया। ठीक, समझ में आ गया। आगे चलते हैं फिर। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा, ताकि उसका हम और आगे जो भी दिक्कत होगा हम उसको क्लियर कर देंगे। ठीक, तो ये कौन सा क्वेश्चन हुआ फिर? चौथा। ठीक, ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। हाउ मेनी हिस्टोन मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू रैप रफली 60,000 बेस पेयर ऑफ डीएनए? तो इसमें कुछ चीजें हमें याद होनी चाहिए, जैसे क्या है कि पर बेस पेयर, पर बेस पेयर कितने न्यूक्लियोसोम लगते हैं हमें जनरली? 200, नियरली 200 न्यूक्लियोसोम लगते हैं। ठीक है, ठीक है। और न्यूक्लियोसोम ये जल्दी क्या होता है, हिस्टोन होते हैं, हिस्टोन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, हिस्टोन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और एक हिस्टोन मॉलिक्यूल्स कितने बने होते हैं? 8 यूनिट से बने होते हैं। 8 यूनिट के बने होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं, इसीलिए हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं। ठीक है, हिस्टोन ऑक्टामर, इसमें 8 जो होते हैं ये होते हैं H2A, H2B, H3 और H4 होते हैं। इसके दो दो पेयर होते हैं। ठीक है, इसको दो पेयर लेना और इसके दो पेयर लेते हैं, तो ये हमारे हो जाते हैं 8 पेयर हो जाते हैं। ठीक है, तो पर बेस करके 200 है, तो 60,000 में कितने लग जाएंगे, इसमें हम डिवाइड कर लेते हैं 200 से। और फिर कितने, एक में 8 यूनिट होते हैं एक ऑक्टोमेर में, तो कितने हिस्टोन मॉलिक्यूल चाहिए हमें? ठीक है, तो ये हम 8 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, तो कितना डिवाइड होगा, एक यहाँ से यहाँ कट कर दिया, 2 4 जा 8 और 6 4 जा 24 000, यानी 2400 हमारे पास आ जाएगा। तो इसमें से ऑप्शन में 2400 कौन सा आ जाएगा? ये 3 वाला, क्योंकि यहाँ पॉइंट रखा है ना, तो 3 वाला ऑप्शन बी आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक, इजी था। बस आपको चीज़ें थोड़ी सी याद होनी चाहिए कि कितने न्यूक्लियोसोम होते हैं, अराउंड रैप करते हैं तो 200 न्यूक्लियोसोम होते हैं स्टोनोक्टोमर। 8 यूनिट से फॉर्मेशन होता है, तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, 8 भूल जाएंगे, तो वो डिवाइड करेंगे तो वो कुछ उनका आंसर गलत आ सकता है। ठीक है, तो फिर चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा एक पहला यूनिट खत्म हो गया, जो सेल था उसमें ये जो प्रिंसिपल यूनिट है, इसमें इसका पहला जो क्वेश्चन था अभी हम लोग किए न्यूक्लियोसोम वाला, वो भी इसी का ही पार्ट था, बट कोई नहीं, आगे आ गया तो कर लिए। चलिए शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये कौन सा, हमारा पांचवा। फिलहाल यहाँ पे कोई नहीं, हम लोग इधर लिख लेते हैं, ये पांचवा। ठीक, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर। इन क्रॉस बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ जीनोटाइप, ये जीनोटाइप दिया हुआ है, ठीक है, और ये जीनोटाइप दिया हुआ है। व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ प्रोजेनीज विद जीनोटाइप के, ठीक है, इन ए पॉपुलेशन ऑफ 400 इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो पहले हम इससे देखते हैं क्या क्या गैमेट फॉर्मेशन हो सकता है, मतलब कौन सी प्रोबेबिलिटी है गैमेट फॉर्मेशन की। तो हमारे पास जीनोटाइप था कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल एस, और इधर था स्मॉल पी स्मॉल पी स्मॉल क्यू, कैपिटल आर कैपिटल एस इसमें थे। ठीक है, और हम लोग जानते हैं नंबर गैमेट, मतलब टोटल नंबर ऑफ गैमेट्स जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कैसे निकालते हैं, 2 टू द पावर n। n क्या होता है यहाँ पे, हेट्रोगैमेट, जो हेट्रोगैमेट होता है उनको हम रखते हैं नंबर ऑफ हेट्रोगैमेट को। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हेट्रोगैमेटी हैं, ये पे है, ठीक है, एक और एक दो, तो n बराबर है कितना होगा, 2 हो जाएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा 4, यानी 4 गैमेट, यहाँ 4 टाइप के गैमेट बनेंगे। और यहाँ पे एक हेट्रोगैमेट ई इक्वल कैपिटल और स्मॉल आर है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ दो दो टाइप के गैमेट बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ गैमेट हम बना लेते हैं एक बार। एक बन जाएगा कैपिटल पी कैपिटल क्यू, सॉरी, कैपिटल क्यू कैपिटल आर कैपिटल एस, ठीक है, एक बन गया। फिर दूसरा कैपिटल पी कैपिटल क्यू स्मॉल आर कैपिटल एस, ठीक है, सॉरी, और फिर दूसरा वाला स्मॉल पी कैपिटल क्यू कैपिटल आर कैपिटल एस, फिर स्मॉल पी कैपिटल क्यू स्मॉल आर कैपिटल एस, ये 4 टाइप के बन गए। ठीक है, और इसमें क्या से बनेंगे, इसमें 2 ही टाइप के बनेंगे, तो ये हमारे पास स्मॉल पी स्मॉल क्यू कैपिटल आर कैपिटल एस, स्मॉल पी कैप स्मॉल क्यू स्मॉल आर कैपिटल एस। ठीक है, ये 3 टाइप बने। अब इसके कॉम्बिनेशन से हमें क्या बने, नंबर ऑफ प्रोजेनी बनेंगे। ठीक है, अच्छा, प्रोजेनी का हमने क्या देखा, प्रोजेनी का हमें जीनोटाइप देख लेते हैं, क्या पूछ रहा है, मतलब क्या आएगा। ये स्मॉल पी, तो स्मॉल पी, हाँ, यहाँ स्मॉल पी तो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, कैपिटल क्यू इधर तो कैपिटल क्यू है, बट इधर कैपिटल क्यू नहीं है। ठीक है, इधर देखो कैपिटल क्यू है नहीं, तो ये कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू का ही प्रोजेनी, मतलब ये जीनोटाइप का ही प्रोजेनी पॉसिबिलिटी है, तो ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो फिर उसका सीधा सा आंसर क्या होगा, 0, तो ऑप्शन ए आ गया। ठीक,
आप जनरली जीनोटाइप मतलब हमें बनाने का कोई कोशिश मतलब ये था, आप जनरली सीधे ही देख लेते हैं। अच्छा कैपिटल क्यू यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल क्यू है, यहाँ तो एक ही क्यू गैमेट में तो हाफ ही जाएगा, इधर गैमेट में हाफ ही जाएगा। तो अगर इधर कैपिटल होता तभी पॉसिबिलिटी होता, अभी तो नहीं है, तो फिर क्या ही कर सकते हैं, ठीक। तो ये काफी इजी था, डायरेक्ट लगाने लायक सवाल था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमने कितना 5 क्वेश्चन कर लिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, छठा क्वेश्चन। ये पेडिग्री एनालिसिस का है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। क्या कह रहा है, फॉलोइंग पेडिग्री चार्ट शो द इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, जो भी थर्ड आर ओनली अफेक्टेड इंडिविजुअल, ठीक है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ डिसऑर्डर एंड जीनोटाइप ऑफ द, ठीक है। तो ऑप्शन वगैरह देख लेते हैं पहले क्या है। ये ऐसा है ना कि इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, अगर आप ढूंढेंगे कि कोई ट्रिक मिल जाए ऐसा, मतलब डायरेक्टली हो जाए, ये याद कर लो, तो ऐसा मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब आप वो ट्रिक भी करोगे ना तो भी हमें लग रहा है कि जो आप ऐसे एलिमिनेट करके करेंगे या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से करेंगे तो वो इजी पड़ेगा आपके लिए। तो वैसे हम लोग भी करेंगे, क्योंकि जो जनरली जो हम ट्रिक वगैरह पढ़ते हैं वो बहुत लेंदी, मतलब लेंदी काफी, वो भी उतना ही टाइम लेता है, तो हम जनरली ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो आपको अगर चाहिए होगा तो बता दीजिएगा, हम आपको ट्रिक भी बता देंगे, ठीक है। अभी के लिए जो हम बता रहे हैं जिस तरह आप देखिए उस तरह, ठीक है। ये है ऑटोजोमल, पहला है ऑटोजोमल रिसेसिव, ऑटोजोमल डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड रिसेसिव और ऑटोजोमल रिसेसिव। अच्छा, एक चीज हम लोग यहाँ से एक कुछ एलिमिनेट कर सकते हैं, देखते हैं ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव में क्या होता है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव में ऐसा है कि अगर रिसेसिव होगा तो इसमें अगर यहाँ देखें, ये मान लो पेरेंट हो गया, सॉरी एक मिनट कलर चेंज करते हैं ताकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको, रेड कर ले, चलो रेड कर लेते हैं। चलो, बच्चों का रेड कलर फेवरेट होता है नहीं, रेड नहीं होता है, अच्छा कोई नहीं, जो बच्चों का फेवरेट कलर होगा वही किया जाएगा भाई। तो बच्चों का फेवरेट कलर क्या है भाई इसमें, जो भी, कोई नहीं, आप लोग डिसाइड करके बताइएगा, जो मिल रहा है अभी वही कर रहे हैं। हाँ, तो ये पेरेंटल हो गया, ठीक है। ये F1 जनरेशन हो गया, ये F2 जनरेशन हो गया, ये F3 जनरेशन हो गया, ठीक है। और अगर देखो हम ऑप्शन सी पहले देख लेते हैं एक बार, ये सही है, मतलब क्योंकि ये हमें इसमें थोड़ा सा पता होता है क्योंकि हमने जनरली पढ़े हुए हैं डिजीज के बारे में। तो एक्सिन रेसिस्टिव में क्या होता है कि अगर एक फीमेल को, ठीक है, अगर डिजीज होना होगा, ठीक है, डिजीज होना होगा, तो इसमें क्या होगा, मेल को क्या होना होगा, मेल को डिजीज होगा, ठीक है, अफेक्टेड होगा। और एट लीस्ट क्या होगा, फीमेल जो होगी, फीमेल वो क्या होनी चाहिए, कैरियर होनी चाहिए, ठीक है। तब जाके चांसेस हैं कि मतलब प्रोजनी को हो, किसको, फीमेल प्रोजनी को हो। तो यहाँ पे तो फीमेल प्रोजनी को भी है और मेल को भी है। और अच्छा, ये बता दें आपको, ये मेल वाला है, ठीक है, ये मेल, और ये फीमेल का साइन, ठीक है, ये फीमेल का है, ठीक है। जनरली जो ये सर्कल बनाते हैं वो फीमेल के लिए डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे फीमेल को भी है और मेल को भी है, और यहाँ मतलब इधर देखो ये मेल को तो है नहीं, तो मेल को डिजीज नहीं है, तो इसके पास तो कैरियर मतलब इसके बाद डिजीज वाला जीन तो नहीं होगा, ठीक। तो इसमें तो ये वाला ऑप्शन तो डायरेक्टली कट गया। और चलते हैं फिर ऑटोजोमल रेसेसिव, ऑटोजोमल डोमिनेंट और ऑटोजोमल रेसेसिव, ठीक है। तो अब देखते हैं, यहीं पे करते हैं, देखो अगर हम लेके चलते हैं ऑटोजोमल डोमिनेंट, ठीक है, ऑटोजोमल डोमिनेंट में क्या होगा कि एक भी जीन अगर हमें प्रेजेंट होगा तो वो शो करेगा डिजीज को, ठीक है। तो ऑटोजोमल डोमिनेंट में या तो देखो इसके पास तो ये नॉर्मल नॉर्मल होगा, क्योंकि एक भी जीन हो जाएगा तो डिजीज हो जाएगा। इसके पास डिजीज है तो इसका दो पॉसिबिलिटी होगी, एक डोमिनेंट हो सकता है एक जीन हो, या दोनों डोमिनेंट जीन प्रेजेंट हो, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या क्या है, आप देखो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी क्या है कि एक ये इसका जो प्रोजेनी आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ। एक ये देखो, यहाँ से कैपिटल डी, तो यहाँ से कैपिटल डी, ये हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस होगा, ठीक है। यहाँ से एक, सॉरी, ये होमोजाइगस हो जाएगा, फिर एक ये भी होमोजाइगस हो जाएगा, ठीक है, दो ये हो गया। और दो, एक यहाँ से स्मॉल पे ये हेट्रोजाइगस कंडीशन और ये भी हेट्रोजाइगस कंडीशन, मतलब दो हेट्रोजाइगस और दो होमोजाइगस डोमिनेंट में आ जाएगा, ठीक है, दो पॉइंट। तो यहाँ पे भी दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे दोनों में कोई ऑप्शन हो सकता है, यहाँ पे भी दोनों में से, यहाँ से कोई हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पास क्या पॉसिबिलिटी, फिर वही दो पॉसिबिलिटी आ सकती है, कौन सा, एक डोमिनेंट ये हेट्रोजाइगस वाला कंडीशन और एक होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है। ये इसके दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। इसके पास तो नहीं होगा, ये तो मेल है, तो
इसके पास नहीं होगा क्योंकि डोमिनेंट है, तो एक भी जीन होगा तो शो कर गया, तो ये रिसेसिव होगा ऑटोसोमल, ठीक है। होमोजाइगस होमोजाइगस कंडीशन होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अब इसके दोनों क्या पॉसिबिलिटी है, देखो यहाँ से जो जीन पॉसिबिलिटी है वो डोमिनेंट का हर एक जीन में आ सकता है, ठीक है। यहाँ से पॉसिबिलिटी है, तो ये भी डिजीज पॉसिबिलिटी है और ये भी डिजीज पॉसिबिलिटी है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे डोमिनेंट में एक अलील आ रहा है, यहाँ पे भी अलील है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी श्योर है कि आ सकता है, ठीक है। ये ले लिया हमने। अच्छा, और फिर ये फीमेल है, ठीक है। तो अच्छा, इसके पास क्या क्या चांसेस हैं, देखो इसके पास जीन जो पॉसिबिलिटी है, इसके पास डोमिनेंट एक ये वाले हो सकते हैं, ये तो ये यही पॉसिबिलिटी आएगी कि, क्योंकि इसके पास होगा नहीं तो इसके पास तो नॉर्मल ही आएगा, ठीक है। इसके पास तो एक नॉर्मल आ सकता है, एक ही आ सकता है। तो जाहिर जब डिजीज है तो एक होना जो डिजीज लिंक वो होगा वो तो होगा ही जीन, ठीक है। तो इसके पास हेटेरोजाइगस कंडीशन नहीं आएगा। अब देखो इन दोनों के पास डिजीज नहीं है, तो जाहिर सी बात है इसके पास क्या होगा, इसके पास एक भी डिजीज लिंक वाला जीन नहीं होगा, और यहाँ पे भी एक डिजीज लिंक का जीन नहीं है, तो दोनों पॉसिबिलिटी आ गई ना यहाँ पे, देखो। और इसी तरह यहाँ से इसके पास तो नहीं होगा तो ये नॉर्मल होगा। इसके पास पॉसिबिलिटी कौन सी है, वो दोनों बताया ना आपको, ये दोनों वाले पॉसिबिलिटी इसके पास भी होंगे, ठीक है। मतलब ये वाले पॉसिबिलिटी जो है इसके पास भी आ सकते हैं, ठीक है। और वो पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है भाई। यहाँ देखो यहाँ तो नॉर्मल था, ये वाली जो पॉसिबिलिटी थी ये वाली पॉसिबिलिटी यहाँ भी आएगी, तो ये दोनों क्या डिजीज भी हो सकता है, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे भी अभी जो हमने कराया कि इसके भी दो पॉसिबिलिटी यही वाले डिजीज हैं, एक हेटेरोजाइगस में, एक होमोजाइगस कंडीशन में हो सकता है, ठीक। तो तो इसके पास तो नहीं है, तो ये होमोजाइगस वाला होगा। इसके पास भी हेटेरोजाइगस वाला ही करेगा, क्योंकि सॉरी सॉरी क्या हो गया, अच्छा ठीक। तो हाँ, कहाँ पे तो लोग, हाँ इसके पास ये तो भाई ये देखो ये वाला बताया कि इसके पास नॉर्मल ही होगा क्योंकि डिजीज नहीं है। इसके पास दो पॉसिबिलिटी थी, एक मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन में, एक होमोजाइगस कंडीशन में। बट अब ये क्या है कि यहाँ पे किसी डिजीज नहीं है, तो जाहिर सी बात इसका पास तो नॉर्मल एलील आएगा, और इधर से भी एक नॉर्मल एलील आ सकता है। तो हमारे पास क्या आया, मतलब कि ऑटोसोमल डोमिनेंट आया, बट कैसा आया, हेटेरोजाइगस कंडीशन में आया, ठीक है। हेटेरोजाइगस कंडीशन में बट नॉर्मल एलील के लिए क्या होगा, होमोजाइगस होगा, ठीक है, होमोजाइगस। तो यहाँ से हम क्या सा लगा सकते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव हेटेरोजाइगस। ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं है यार, ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल रिसेसिव में भी कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा ऑप्शन, डोमिनेंट का एक ही बचा, ठीक। ऑप्शन बी आ गया, ठीक। अच्छा क्वेश्चन था, और ये हिट एंड ट्रायल मेथड से ही जनरली किया जाता है, क्योंकि अगर कोई एक्स लिंक्ड रिसेसिव या डोमिनेंट होते हैं तो वो थोड़ा इजी हो जाते हैं, बट ये ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए, रेसेसिव के लिए थोड़ा सा आपको मतलब प्रॉपर एक चार्ट बना के ही करना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा क्या क्या परसेंटेज आ रहे हैं, ठीक। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। थोड़ा सा लंबा हो गया ना क्वेश्चन, बट ठीक है, मतलब क्वेश्चन जनरली पेडिग्री के ऐसे ही लगते हैं। तो ठीक, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन आते हैं। A single point mutation in the gene X result in breathing difficulty, hypertension as well as partial sterility, ठीक है। मतलब ब्रीथिंग में डिफिकल्टी हो गया, अस्थमा वगैरह मान लेते हैं, उसमें भी ऐसा ही होता है, ठीक है। जो हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ जाता है, एज ए पार्शियल स्टेरिलिटी, मतलब कि इनफर्टिलिटी रेट कम हो जाता है, ठीक है। तो कह रहा है भी जो फिनोमेना बेस्ट एक्सप्लेन द ऑब्जर्व फिनोटाइप। अच्छा, इसमें क्या दिया, अच्छा देख लेते हैं इसमें। प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी में क्या होता है कि सिंगल जीन से टू और मोर फिनोटिपिक फिनोटाइप फिनोटिपिक कैरेक्टर शो होते हैं, ठीक है। अफेक्ट होते हैं मतलब डिजीज से, ठीक है। सॉरी, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो स्नैपड्रैगन वाला हो गया, ठीक है। स्नैपड्रैगन का, जिसमें बीच का कोई कलर, मतलब दोनों का जो भी अपना कैरेक्टर्स होता है उनके बीच का कैरेक्टर शो होता है, ठीक है। लिंकेज तो ये मॉर्गन का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। मॉर्गन कॉन्सेप्ट आ गया, जितना जीन पास पास होंगे उतना कम रिकॉम्बिनेशन होगा, और जितना दूर दूर होगा उतना ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। और ये पार्शियल डोमिनेंस, ये भी पार्शियल डोमिनेंस, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। तो इसमें देखो एक जीन में क्या म्यूटेशन हो रहा है, ओरिजिनल कितने होना है, देखो फिनोटिपिक कैरेक्टर कितने हो रहे हैं, एक दो तीन फिनोटिपिक कैरेक्टर हैं, तो टू से मोर फिनोटिपिक कैरेक्टर में कैरेक्टर डिफेक्ट हो रहे हैं एक सिंगल जीन से, तो ये क्या हो गया, ये प्लियोट्रॉपी हो गया, ऑप्शन ए, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो 7वां हो गया था, ये हमारा हो गया 8वां क्वेश्चन। ठीक, ये क्वेश्चन इतना बड़ा दिख रहा है आपको, मे बी करते हैं, क्वेश्चन बड़े में कभी डरना नहीं। पढ़ते हैं क्वेश्चन ध्यान से। A given species of flowering plant, the color of the seed is exclusively determined by the color of the seed coat. Seed coat color species is governed by the nuclear gene with the two alleles। ठीक है, ये तो आपको पता भी होगा कि जीन ही डिफाइन करते हैं कि क्या कैरेक्टर होगा, क्या कलर होगा। ठीक है, तो व्हाइट के लिए डोमिनेंट एलील दिया है, ओवर द ब्राउन भी ये रेसेसिव एलील दिया है। इन ए प्लांट विद ब्राउन सीड इज क्रॉस विद ए फीमेल, क्रॉस एज ए फीमेल विद पॉलन ऑफ ए व्हाइट सीड। ठीक है, तो अच्छा पढ़ लेता है फिर। व्हाट विल द सीड कलर एंड द जीनोटाइप ऑफ रिजल्टेंट ऑब्जर्वेशन इन द क्रॉप इन दिस क्रॉप। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये व्हाइट सीड वाले सीड हो गए। ठीक है, व्हाइट सीड वाले हो गए, और ये ब्राउन सीड वाले हो गए, स्मॉल वाले। ठीक है, ये ब्राउन सीड हो गए और ये व्हाइट सीड हो गए। ठीक है, इनका हम क्रॉस करा रहे हैं, तो इनका जीनोटाइप तो वही सेम ही है, कोई हटा नहीं, तो एक इसका बनेगा स्मॉल। तो इन दोनों का क्या बन जाएगा, ये कैपिटल स्मॉल। तो ये तो डोमिनेंट है, तो यानी क्या बनेगा, ये व्हाइट ही होगा, पेरेंट्स तो इसका व्हाइट आएगा। बट ये कैसा होगा, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन होगा। ठीक है, तो और क्या हो गया जीनोटाइप उधर। हाँ, जनरली इसमें कोई दिया नहीं है कि मतलब फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन, तो हम जनरली इसमें क्या F1 जनरेशन में ही लिखेंगे, क्योंकि इन्हीं का क्रॉस कर रहा है ना। तो क्या आ रहा है हमारा व्हाइट पास, व्हाइट आ रहा है ना, व्हाइट सीड विथ ये एम्ब्रॉयडर। ऑप्शन बी वाला आ गया। ठीक, इजी था, कुछ नहीं क्रॉस कराना था। ये तो बेसिक सी चीजें हैं कि आप जीन डिफाइन, क्रोमोसोम डिवाइड कर लेते हैं, आप बना ले रहे हैं egg, और उसके बाद क्रॉस करा दे रहे हैं, तो ये हमारा F1 जनरेशन आ गया। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 8 हो गया, ये रहा हमारा 9 क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं एक बार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो विल बी ऑब्टेन F2 जनरेशन फॉर स्नैपड्रैगन प्लांट एक्सिबिट इनकम्प्लीट डोमिनेंस ऑफ रेड एंड व्हाइट फ्लावर ऑफ कोलेटेड। कितना F2 जनरेशन का कर रहा है, तो ये तो मतलब डायरेक्ट सवाल है, 1:1। इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो सेम होता है। क्या होता है, जीनोटाइप, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कहाँ गया, फिनोटाइप रेशियो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, क्या होता है वो, 1:2:1। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी आ जाएगा इसका। एक बार हम आपको करके दिखा भी देते हैं। ये कैपिटल आर कैपिटल है क्या होता है, रेड फ्लावर होता है, और स्मॉल आर क्या व्हाइट का होता है। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन में तो क्या होगा, ये दोनों का गेमेट सेम ही आएगा, तो ये कैपिटल आर कितना आएंगे, जो यहाँ से दो करेक्ट, दो आएंगे पे, सॉरी ये स्मॉल आर होगा। एक मिनट, ये स्मॉल आर आ जाएगा। ठीक है, ये जो एक बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से कैपिटल स्मॉल, इसके क्या आएंगे, एक दो चार, ये मतलब 4 से मल्टीप्लाई मतलब 4, ये कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, तो ये कैसा आएगा, ये इनकम्प्लीट डोमेन का, तो ये व्हाइट आ जाता है। ठीक है, फिर इसका हमने ये हेटेरोगामेट से दो गामेट बनेगा, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर। ठीक है, तो इसमें जब क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर ये स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर ये स्मॉल आर, तो ये 1:2, ये 2:2, ये 1 आ गया। ठीक है, तो इसका क्या है, ये रेड हो जाएगा, ये दोनों व्हाइट हो जाएंगे, ये रेड, ये दोनों पिंक होंगे, सॉरी ये दोनों, सॉरी सॉरी ये, अच्छा एक मिनट एक मिनट, ये जो है ये पिंक होंगे, क्या होंगे, पिंक कलर होंगे। ठीक है, ये दोनों कलर के इंटरमीडिएट को शो करता है। ठीक है, तो ये जो हमारा आएगा ये भी पिंक आएगा। ठीक है, पिंक। ठीक, तो 1:2:1 आ गया। ठीक, तो दोनों इसका जीनोटाइप एंड फिनोटाइप दोनों इसका सेम आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी हमने लगा ही दिया। ये बी कौन लिखा भाई, हम भी लिख दिए, हो जाता है लिखने में, ये डी, इस पे हम बीच में डी लिख देते हैं। ठीक, तो आगे समझ में, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, हमारा ये भी चैप्टर खत्म हो गया, इसमें जितने क्वेश्चन आए थे लास्ट 5 से 7 ईयर में, 7 ईयर में, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर भी, ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अच्छा चैप्टर है, काफी लेंदी है, तो इससे अच्छे खासे क्वेश्चन भी आएंगे, आए हैं। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन बड़ा है बट कोई नहीं, करेंगे हम लोग। कितने क्वेश्चन हो गए थे हम लोग के, 9। ओके, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि
उधर तो जगह नहीं बचा है तो यहीं लिख देते हैं। मोटिवेटेड ऑफ क्लासिकल एक्सपेरिमेंट फ्रेडरिक ग्रिफिन, ये कब हुआ था? 1929 में, ठीक है। द वर्क ऑफ एवरी मैक्लियोड एंड मैकार्टी आइडेंटिफाइंग द ट्रांसफॉर्मेशन, ए साइंटिस्ट रीडिजाइन एंड परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट विद एस स्टेन एंड आर स्टेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एज द समराइज इन द टेबल बिलो, ट्रीटमेंट विद एक्सपेरिमेंट, ठीक है। देखो ट्रीटमेंट पहला हम देखे ना, एक हीट किल्ड एसिस्टेंट इंजेक्ट इनटू माइस, तो माइस क्या हो जाएगा इसमें भाई, हीट किल्ड और डाई हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करें, T2 जो ट्रीटमेंट सेकंड दे रहे हैं, स्टेन एस का दे रहे हैं वो हीट किल्ड दे रहे हैं, प्लस आर स्टेन लाइव रहेगा, ये लाइव दे रहे हैं, ये हीट किल्ड हैं, तो ये क्या कर जाएगा, ये माइस इसमें लाइव कर जाएगा, ठीक है। हम लाइव को एल से लिख दे रहे हैं और डी को डेड का डी से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक। अच्छा, तीसरा ट्रीटमेंट देखते हैं, न्यूक्लिक एसिड आइसोलेटेड फ्रॉम एस स्टेन हीट किल्ड प्लस आर स्टेन लाइव incubated with RNAs and inject into mice। तो इसमें क्या कह रहा है कि न्यूक्लिक एसिड आइसोलेटेड फ्रॉम एसिस्टेन हीट किल, ठीक है। यहाँ से हम जो भी इसको किल किए इसका जो भी जीनोम था हम निकाल लिया, फिर हमने लाइव एसिड का लिया, ठीक है। उसके बाद क्या, इंक्यूबेट विथ RNA एंड इंजेक्ट इनटू माइस, तो इसमें ये क्या हो, ये भी क्या कर जाएगा, ये लाइव कर जाएगा, क्यों? क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस था वो डीएनए ही था, हम लोग को पता है, तो आरएनए में आरएनए तो मतलब डिकम्पोज कर जाएगा, बट डीएनए तो नहीं करेगा ना, डीएनए तो नहीं, नहीं डाला है, ठीक है। तो माइस क्या करेगा, तब भी जिंदा ही रहेगा। अच्छा, चौथा ट्रीटमेंट देखते हैं क्या बोलता है, न्यूक्लिक एसिड आइसोलेटेड फ्रॉम एसिस्टेंट हीट किल, ठीक है। ये हीट किल ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ से न्यूक्लिक एसिड निकाला है, फिर लाइव आर्सिन डाला, फिर इनको डीएनए एंड इंजेक्ट इन द माइटो, यहाँ पे देखो डीएनए डाल लिया, तो ट्रांसफॉर्म जो डीएनए था वो एवरी मैकार्टी ने कंफर्म किया था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइस यहाँ से डेड हो जाएगा। फिर ट्रीटमेंट 5 में क्या है, एस स्टेन लाइव दे रहे हैं, इंजेक्ट इनटू द माइस, भाई स्टेन लाइव दे रहे हो तो ये तो जाहिर सी बात है, क्या रहेगा, ये मर जाएगा, ठीक है। और आर स्टेन लाइव इंजेक्ट इनटू द माइस, आर स्टेन लाइव दे रहे हैं तो इसे कोई मतलब ऐसा ये नहीं है कि इसे तो नहीं मरना चाहिए, क्योंकि एक मिनट, अगर डी मैंने असिस्टेंट लाइव दिया तो डेड हो जाएगा, ठीक है। आर स्टेंस लाइव हुआ तो नहीं डेड करेगा, क्यों? क्योंकि ये मतलब डीएनए इफेक्ट नहीं करता, ठीक है, ये असिस्टेंट। तो यहाँ से हम ऑप्शन दिखा लेते हैं, पहला क्या है, एक मिनट। अच्छा, पहला तो डेड दे रहा है, हीट असिस्टेंट हीट किल्ड इंजेक्ट इनटू द माइस, हीट किल दे रहे हैं अगर इस सिस्टम में, तो इंजेक्ट इनटू द माइस, अगर इसको आर स्टेन के साथ डालेंगे तब ये, सॉरी एक मिनट, अगर असिस्टेंट हीट किल दे रहे हैं तो ये डेड कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म तो नहीं हो पाएगा ना किसी से। अच्छा, एक मिनट, दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला ऑप्शन क्या था, हीट किल असिस्टेंट, ठीक है, और इसके तो ये वही किल कर देगा माइस को, अच्छा, ये डेड हो जाएगा, सॉरी, एक मिनट, ये ये डेड कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या था, न्यूक्लिक एसिड हीट किल था ये, ठीक है, और लाइव था ये, आरएनए से कर रहे थे, बट फिर भी ये ट्रांसफॉर्म तो कर ही जाएगा ना, तो ये भी डेड आएगा, एक मिनट, ये भी डेड आएगा, ये डेड आएगा। और न्यूक्लिक एसिड आइसोलेटेड फ्रॉम द एसिस्टेन एंड आरएनए और डीएनए से कर देंगे, तो डीएनए से कर देंगे तो इसका मर जाएगा, तो ये लाइव रह जाएगा, एक मिनट, ये ऑप्शंस उल्टे हो गए, एक मिनट, ठीक है। और यहाँ से टी स्टेन अगर हमने लाइव दिया, ठीक है, अगर हमने लाइव दिया, ठीक है, तो इससे कौन कौन से ऑप्शन में चार कर लिया ना, देखते हैं, डेड डेड लाइव डेड, ठीक है। तो डेड 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 यहाँ भी आ रहा है, डेड डेड लाइव और डेड, ये पहला ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, और ये लाइव आना चाहिए, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि एसिस्टेन जो है हीट किल इंजेक्ट इनटू द माइस, अच्छा, ये हीट किल्ड है, अच्छा, ऐसा इसमें ये ऑप्शन, देखो इसमें लाइव क्यों होगा, एक मिनट बताते हैं आपको। ऐसा है कि देखो ये हिट किल तो दे दिया, लेकिन इसके साथ हमने और कोई स्टेन नहीं दिया जिससे कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो ट्रांसफॉर्म होके अपना इफेक्ट शो कर पाए, ठीक है। जैसे अगर आज स्टेन देते थे तब ये डेड कर जा रहा था, ठीक है, तो इसलिए ये क्या करेगा, ये लाइव ही रह जाएगा, ठीक है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, तो ये लाइव ही रहेगा, ठीक है। और ये अगर आर स्टेन लाइव ही कर रहे हैं तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, तो लाइव ही रहेगा, ठीक है, तो ऑप्शन मार के आ गया, ये आ गया।
ये थोड़ा अच्छा सवाल था, थोड़ा सा ध्यान देने का तरीका है, जैसे हमने डेड वो लिविंग कर दिए, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अच्छा था ना, बड़ा था बट कोई नहीं, उसको आप एक ही करके सीधा लिविंग और डेड लगा के जाने तो ऑप्शन मिल जाता, ठीक। तो हमारे पास कितने 10 क्वेश्चन हो गए थे, ये आ गया 11, क्वेश्चन नंबर 11। व्हेन द राइबोसोम इनकाउंटर ए स्टॉप कोडॉन, ठीक है, स्टॉप कोडॉन इन द एमआरएनए ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, क्या दिया है, ट्रांसक्रिप्ट ट्रांसलेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बाइंड टू द स्टॉप कोडॉन, ठीक है। तो ट्रांसलेशन में तो हमारा क्या बनता है, रिलीज फैक्टर, रिलीज फैक्टर लगता है ट्रांसलेशन में, RF1 एंड RF2। अच्छा, रीरो फैक्टर ये भी स्टॉप का है, ठीक है, बस ये किसमें होता है, ट्रांसक्रिप्शन में होता है, ट्रांसक्रिप्शन में, ट्रांसक्रिप्शन में होता है, ठीक है। टर्मिनेशन फैक्टर तो नहीं कुछ में, तो सिग्मा फैक्टर ये तो इनिशिएशन का है, इनिशिएशन का किसका, ये भी ट्रांसक्रिप्शन का है, ट्रांसक्रिप्शन का, ठीक है। ये स्टॉप का है, ये मतलब टर्मिनेट करने का है, ये इनिशिएशन का है, ठीक है। ये टर्मिनेट करने का है, टर्मिनेट किसमें, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक। तो इसका ऑप्शन कौन सा है हम लोग पास, रिलीज फैक्टर ना, ये आया। अच्छा, ये क्या है, स्टॉप के लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और ऐड कर लो, अगर ये शुरुआत करा इनिशिएशन कराना हो, ठीक है, क्या कराना हो, इनिशिएशन कराना हो, तो कौन सा लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं जनरली, ये सिग्मा फैक्टर हमने इस पे ले लिया, ठीक है, और रो फैक्टर इसमें सिग्मा फैक्टर ले लिया। सॉरी, एक मिनट, इसको कट करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस समझ में आ गया ना ये, ठीक है, इसको, हाँ ये हो गया, ऑप्शन नंबर ये आया ना, ठीक। चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 12 पे, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 12वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा। प्रोवाइड बिलो आर रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1, 2 and 3. Arouse indicate the position where the enzyme digest on the two strand. Which one of the following can the restriction enzyme 1 digest DNA ligate 2? Which of the following can the restriction in endonuclease 1 digest DNA ligate 2? अच्छा, तो डीएनए क्या है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो डाइजेस्ट द डीएनए, डीएनए को डाइजेस्ट करने के लिए तो क्या होगा, ATGC होते हैं जनरली डीएनए में, जो होते हैं ATGC, नाइट्रोजन बेसिस यही होते हैं ना इसमें, ठीक है। तो यहाँ से कट कर रहा है, ठीक है, ए और ए के बीच में, यहाँ AC के बीच में कर रहा है, यहाँ GA के बीच में कर, यहाँ भी AC, और यहाँ यहाँ AG के बीच में, ठीक है। तो सभी डाइजेस्ट कर देंगे भाई, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज बना है तो ये सब डाइजेस्ट ही कर रहे हैं, ये यहाँ पे लिखा नहीं होना चाहिए, RE2 है रिस्ट्रिक्शन इंजोर सेकंड वाला, ठीक है। तो सभी डाइजेस्ट करेंगे ना, क्योंकि यहाँ भाई नाइट्रोजन डीएनए में कौन से AT एडेनिन थाइमिन ग्वानिन और साइटोसिन ही पाए जाते हैं, और ये सब में क्या उसी के बीच में ही कट कर रहा है ना, बेसिस में, पेयर में। तो सब क्या करेगा, सबको डाइजेस्ट करेगा, हर एक न्यूक्लियोटाइड डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या आ गया, ए आ गया, ठीक, इजी था ये तो। बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि डीएनए और आरएनए में क्या था, आरएनए में क्या होता है, आरएनए में ये टी की आरएनए में ये टी के प्लेस पे क्या यूरेसिल प्रेजेंट होता है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 13, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक। हाँ, इकोलाई, क्वेश्चन नंबर 13, मिट कैसे जाता है भाई, जादू हो रहा है, जादू। चलो शुरू करते हैं। एन इकोलाई हुज डीएनए इज फुली लेबल्ड फिर नाइट्रोजन 15 is grown in a medium containing N14 NH4Cl, ठीक है। What be the percentage of hybrid N15 N14 and light N14 N14 DNA molecules at the end of the 80 minutes assume that doubling time of इकोलाई is 20 मिनट, मतलब ये क्या कहना था कि 20 मिनट बाद एक इकोलाई है वो डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो N15 जो है ये नाइट्रोजन 15, ठीक है, ये कौन से है, ये हैवी में हैवी नाइट्रोजन, ये ठीक है। ये ये रेडियो एक्टिव नहीं है, ठीक है, नॉट रेडियो एक्टिव, ये बच्चे जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं, रेडियो एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। ये क्या है, हैवी है, ठीक। ये
हैवी नाइट्रोजन बेस है, ठीक है। तो इसको हम ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, डीएनए फुली लेवल्ड N15, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि एक नाइट्रोजन बेस था, उसमें उसको फुली ग्रो किए तो उसका नाइट्रोजन 3, दोनों डीएनए पे नाइट्रोजन 15 हो गए, ठीक है। अब उसको हम N14 में ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। N14 में ग्रो कर रहे हैं, तो 20 कितने बार चाहिए हमें, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंड ऑफ 80 मिनट, यानी कि 3 जनरेशन बाद, ठीक है। तो 3 जनरेशन, ये तो एनसीईआरटी का सवाल है वैसे। इसका मैं आंसर आपको पहले बता दूं, ये लास्ट डी वाला आता है 12.5 और 87.5, ये हाइब्रिड वाला आता है, ये लाइट आता है, ठीक है। और फिर भी आप हमें सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। 20 मिनट में ये डिवाइड करेगा तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, एक N15 आ जाएगा और एक N14 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एक N15 और एक N14, ठीक है। फिर यहाँ से हम 20 मिनट में मतलब नेक्स्ट 20 मिनट में डिवाइड करेंगे तो जनरेशन 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी हो जाएगा, तो एक N15, N14 और N14 यहाँ पे नाइट्रोजन 14 के प्रेजेंस में हम लोग करवा रहे हैं, ठीक है। फिर एक यहाँ देगा नाइट्रोजन 15, नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 14। फिर एक जनरेशन, क्योंकि 20 मिनट और बचा, 80 मिनट में हमें देखना था ना, ठीक है। तो तो नेक्स्ट पे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा ये कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले करेंगे तो क्या आएगा, नाइट्रोजन 15 और ये नाइट्रोजन 15 हो गया, और नाइट्रोजन 14 इसके साथ आ जाएगा, ठीक है, इसके साथ। और इसके साथ दो हो जाएंगे, 14 14, तो दो इसके साथ हो गया, और इसके साथ दो, और इसके साथ दो हो गए, ठीक है। तो दो दो चार, इसके साथ चार आ जाएंगे। यहाँ पे फिर वो सिमिलर कंडीशन आएगा, एक N15 और सॉरी एन, एक मिनट इसको थोड़ा सा और क्लियर रखते हैं हम लोग। तो यहाँ से लिखते हैं N15 और N14, ये हो गया, ठीक है। तो इसके साथ दो, इसके साथ दो, इसके साथ, तो टोटल 6 यहाँ हो जाएंगे। मतलब ये जो ऊपर वाला है ये साथ डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। अब परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज का क्या है, इजी है। टोटल कितने हो गए, एक और ये कितने हो गए, 4 2 6 एक सात, और ये 7 7 14, ठीक है। तो निकाल सकते हैं आराम से परसेंटेज। अब तो परसेंटेज निकालना आता है ना भाई, 15 का अपना जितना है टोटल 15 का, तो 2 बटा टोटल जितना रखना उतना निकाल देंगे तो आ जाएगा, ठीक। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना हो चुका, 14, क्वेश्चन नंबर 14। विच अमंग द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ नॉर्मल पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये तो बहुत इजी है, डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन, कोई दिया हुआ है, डीनेचुरेशन एनीलिंग, पहला ही ऑप्शन। मतलब ये सीक्वेंस में बस कुछ सीक्वेंस पूछना था, ठीक है। तो पहले डीनेचुरेशन, फिर एनीलिंग, फिर एक्सट्रैक्शन। ये बहुत हाई टेम्परेचर पे किया जाता है, करीबन करीबन 90 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और इसमें टैग पॉलीमरेज एंजाइम यूज किया जाता है, टैग पॉलीमरेज, ठीक है। क्योंकि ये बहुत थर्मोस्टेबल एंजाइम होता है, तो हाई टेम्परेचर पे भी ये सस्टेनेबल कर जाता है, ठीक है। तो इफेक्टिव रहता है, इसलिए यूज करते हैं, ठीक। तो चलते हैं फिर, ये तो इजी था। क्वेश्चन नंबर 15। अरे क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, 15। ड्यूरिंग कोविड-19 pandemic, SARS-CoV-2 virus mutate multiple time, giving rise to many variant which of the genetic material है। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये मतलब जीके टाइप का ही समझ लो, क्योंकि ये क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही था, ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारा, 15 के ना 16, ये हो गया हमारा। पढ़ते हैं क्वेश्चन ध्यान से। एज अपोज टू डीएनए रेप्लिकेशन विद इन द सेल, discontinuous synthesis of DNA does not occur in the polymerase chain reaction। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर से पढ़ते हैं। as opposed to DNA replication within the cell, opposed to DNA replication, discontinuous synthesis of DNA does not occur in polymerase chain reaction। why, मतलब कह रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन के अपोज में अगर डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस जो डीएनए होता है ना, वो पॉलीमरेज चेन में नहीं होता, क्यों नहीं होता। तो डीन डीनेचुरेशन स्टेप में पीसीआर सब्स्टिट्यूट फॉर रेप्लिकेशन फॉग एंड टैग पॉलीमरेज एक्सटेंडेड डीएनए ओनली 5 to 3 डायरेक्शन। तो ये तो सही लग रहा है, यही होता है रीजन। और देखते हैं द रेप्लिकेशन फॉग इज फॉर्म एंड टैग पॉलीमरेज एक्सटेंडेड ऑन दी इन बोथ 3 to 5 एंड 5 to डायरेक्शन, नहीं। और ये क्या होता है डीनेचुरेशन, एक मिनट, डीनेचुरेशन स्टेप इन पीसीआर सब्स्टिट्यूट फॉर रेप्लिकेशन फॉग टैग एक्सटेंडेड 3 to 5 से नहीं होता है।
द रेप्लिकेशन फॉर्क इज फॉर्म एंड डीएनए लाइगेज एक्टिविटी ऑफ टैग पॉलीमरेज जॉइन द डिसकंटिन्यूअस डीएनए लाइगेज एक्टिविटी ऑफ टैग जॉइन द, नहीं ऐसा नहीं कुछ है, ठीक है। डीएनए लाइगेज का काम नहीं करता टैग, ये तो पॉलीमरेज का काम करता है, ठीक है। ये मतलब लेंथ को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है, पॉलीमराइज करता है, ठीक। तो डिसकंटिन्यूअस, तो इसका ऑप्शन क्या आ गया ये पहला वाला, ठीक है। बोथ डायरेक्शन में कैसे होगा भाई, बोथ डायरेक्शन थोड़ी होगा, एक ही डायरेक्शन में होता है ना उसमें। ठीक, तो ऑप्शन ए आ गया ना इसका। चलते हैं नेक्स्ट, रेड पेन। रेड पेन से ही करते बच्चों, हाँ। अगर भाई नहीं पसंद है तो एक मिनट चेंज कर लें आपके लिए। आपका फेवरेट कलर नहीं दिख रहा है, कौन सा है भाई, कमेंट कर देना फेवरेट कलर ताकि उसी से लिखें। येलो करते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन पढ़ते हैं। 9% ऑफ ए पॉपुलेशन कैन नॉट टेस्ट ए सर्टेन फूड आइटम्स बिकॉज ऑफ रेसेसिव एलीट of gene IAT, assuming the population is in hardy winnable equilibrium, what will be the frequency of dominant and recessive allele respectively। ठीक है, तो हमें डोमिनेंट बताना है और रेसेसिव बताना, इसमें से ये हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम में जो इक्वेशन होता है वो हमारा क्या होता है कि सम होता है जो दोनों एलील का, वो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और जो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बनता है ना, क्या, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो ये ये है, ये डोमिनेंट वाले होते हैं, ठीक है, होमोजाइगस वाले, ठीक है। ये रेसेसिव वाले होते हैं, रेसेसिव वाले में होमोजाइगस उभय होते हैं। और ये हेटेरोजाइगस कंडीशन होता है, ठीक है, हेटेरोजाइगस, ठीक है। तो हमारे पास देखो रेसेसिव एलील ऑलरेडी दिया है, रेसेसिव एलील कितना दिया है, 9% दिया है, तो 9%, तो ये कितना हो जाएगा, 9% को इसमें डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.09, ठीक है। और ये रेशियो किसके इक्वल होता है, रेशियो में की स्क्वायर इक्वल टू 0.09, तो की इक्वल टू कितना आ गया, 0.3 आ गया, ठीक है। ये रेशियो वाला गया। अब डोमिनेंट के लिए क्या कर लेंगे, इस वाले इक्वेशन में रख देंगे। एक मिनट भाई, ये पेन अपने आप से लगता चल जाता है भाई, इसमें जादू वगैरह आ गया है, कोई नहीं। ये लो, जादू को हम भगा दे रहे हैं और इस इक्वेशन में पुट करते हैं अपना क्यू का वैल्यू। तो यहाँ से हम पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 है, तो पी प्लस क्यू 0.3 इज इक्वल टू 1, तो पी इज इक्वल टू 0.7, यानी कि, और ये पी हमारा क्या था, डोमिनेंट था, और क्यू था रेसेसिव। तो हमारे पास क्या आ गया, डोमिनेंट और रेसेसिव पूछा है ना रिस्पेक्ट में, देखो पहले डोमिनेंट फिर रेसेसिव, तो ये आ गया आपका पहला। ये चीज ध्यान से कर लेना, वरना पता लगे आप आंसर भी सही निकालो, बस पढ़ने में पहले रेसेसिव वैल्यू कर दो तो क्वेश्चन फिर लग जाए, ठीक। इजी था ना। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, पे लिख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19 ताकि काउंटिंग में दिक्कत ना हो। क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं फिर ध्यान से। द फॉलोइंग प्लॉट रिप्रेजेंट द बॉडी साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए फ्रूट फ्लाई पॉपुलेशन, डैश लाइन represent the ancestral distribution and continuous line represent the distribution after a few generation, ठीक है। if the larger individuals have better survival as well as higher reproductive rate, which diagram below best represent the expected change in the distribution of body sizes। x axis represent the body size while the y axis represent the frequency। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो सब कुछ दिया हुआ है। तो एक मिनट कहाँ गया भाई, अच्छा एक मिनट, इसमें दिख नहीं रहा है ना, अरे ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, हाँ ये रहा, कहाँ गया, कलर चेंज कर लें, इसमें दिख नहीं रहा भाई, ये लो रेड, क्या करें भाई, रेड ही है, जिंदगी में रेड रेड है। अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और ये बॉडी साइज दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि, अच्छा, हाइयर रिप्रोडक्टिव रेट है किसका, बेटर लार्जर इंडिविजुअल्स का, ठीक है, और बेटर सर्वाइवल चांस है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब मान लो पहले ये था हमारा एंसेस्ट्रल वाला, ठीक है, ये कुछ इनका फ्रीक्वेंसी जो भी था और साइज, बॉडी साइज जो भी था। अभी क्या होगा कि बेटर रिप्रोडक्टिव, जो हमारा जो जनरली हमारा जो क्या होता है, म्यूटेशंस वगैरह होते हैं वो एक डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है। डायरेक्शनल मतलब कि जो बेटर परफॉर्मिंग होंगे रिप्रोडक्शन में और फिर उनका फॉरगेजिंग पीरियड्स में, इन सब में हेल्प करेंगे, वो उस डायरेक्शन में बेटर सर्वाइव के लिए वो उसी डायरेक्शन में म्यूटेट करते हैं, ठीक है। तो ये म्यूटेट एक डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, एक डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन में। दूसरे कलर से करना क्या, कर देते हैं भाई, आपके लिए दूसरा कलर भी चूज कर देते हैं, ये रहा ग्रीन कर देते हैं, ग्रीन। तो ये लो इसी के ऊपर कर देते हैं ग्रीन कलर, ठीक है। इधर शिफ्ट हो जाएंगे, इधर शिफ्ट तो फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी तो सेम ही है, ठीक है। इधर
साइज क्या हो जाएगा, बॉडी साइज बढ़ जाएगा, क्योंकि क्या बेटर सर्वाइवल है, हायर रिप्रोडक्टिव रेट एंड बेटर सर्वाइवल चांस। तो ये क्या एक डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे ना, एक डायरेक्शनल शिफ्ट हो जाएगा धीरे धीरे करके। तो डायरेक्शनल शिफ्ट कौन सा है, ये ए वाला है। ठीक है, इसका नाम, इस कर्व का नाम जो है वो क्या है, डायरेक्शनल है। ये है, ये एक्वायर्ड मीन वैल्यू है। ठीक है, स्टेबलाइजिंग इसको बोलते हैं, स्टेबलाइजिंग। स्टेबलाइजिंग मीन वैल्यू में क्या होता है कि, अच्छा, हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ये है और एक ये है। तो ये पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो पीछे की थोड़ी हमारा ऑप्शन आ रहा है, हमारा आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है ना डायरेक्शन। तो यही वाला ऑप्शन होगा। और ये मीन वैल्यू होता है, इसका जो एग्जांपल हम जनरली जो लेते हैं, जो जैसे क्या हुआ कि कोई बेबी बॉर्न हुआ था, ठीक है, तो जो बहुत ज़्यादा कम वेट के बेबी होते हैं, जैसे मान लो कि 1 kg या 1.5 kg, और बहुत हायर वेट के बेबी हो गए हेल्थी, जैसे 6 kg और 5.5 kg, ऐसे। तो वो उनका जो रेट होता है, मतलब लाइफ का, वो चांसेस कम होते हैं, और जो एवरेज में होते हैं जैसे 3 kg, 3 से 4 kg के रेंज में जो होते हैं वो बच्चे ज़्यादा सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो वो मीन वैल्यू में ज़्यादा था। ठीक है, और ये तो डिसरप्टिव है, ये दोनों पेरिफेरल जो है वो एक्वायर्ड कर लें और मीन में कम हो जाए। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या था हमारे पास, ऑप्शन हुआ। ठीक, ये तो डायरेक्ट है क्वेश्चन, फिर कोई वैसा बहुत कॉन्सेप्ट था नहीं। ठीक है, बाकी जो नाम थे वो तो हमने देखे ना, डायरेक्शनल, ये स्टेबलाइजिंग मीन वैल्यू हो गया, ये डिसरप्टिव हो गया इसका नाम। ठीक, तो फिर बायोटेक एंड प्रिंसिपल एंड प्रोसेस आ गया। ठीक है, तो इसमें चलते हैं फिर। ये कितना 19 था ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 अभी 10 दिया हुआ है भाई, वो उसके सीक्वेंस में हम लोग यहाँ अपने सीक्वेंस में चलेंगे। ठीक है, यहाँ से थोड़ी चलेंगे हम। पढ़ते हैं फिर, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए जीन इज इंसर्टेड इन द PBU2 साइड ऑफ द क्लोनिंग वेक्टर। ये शायद बच्चों हम लोग को थोड़ा कम दिखे, बट ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ तो आप इसको सुन लीजिएगा। एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ। ए जीन इज इंसर्टेड इनटू द PBU2 साइड। ठीक है, PBU2, ये PBU2 ये हो गया, ठीक है, आरोपी हो गया। ठीक, अब द क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर हो गया। ठीक है, एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ई कोलाई सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन नेम इज ट्रू। ठीक है, तो ये PB1 हो गया, ये एम्पिसिलिन हो गया, जिलिन हो गया, ये टेट्रासाइक्लिन जो हो गया, ये आरोपीजिन हो गया। ठीक है, यहाँ बाम H1 साल H1 आ गया। ठीक है, PB1 यहाँ पे PST1 भी आता है। ठीक है, तो फिर रिकॉम्बिनेंट कैन बी सेलेक्टेड बाय प्लेटिंग ऑन द एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। देखो यहाँ पे अगर क्या कह रहा है, जीन इंसर्टेड इन द PBU, अगर यहाँ PBU2 पे यहाँ पे जीन इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो ये आरोपी वाला कोड क्या होगा, ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। एक मिनट थोड़ा सा क्लियर, ठीक है। हाँ, तो ये वाला जो जीन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये डीएक्टिव डीएक्टिवेट हो जाएगा, ये आरोपी वाला। ठीक है, इसमें इंसर्ट करेंगे तो आरोपी वाले में डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन कैन बी सिलेक्टेड प्लेटिंग ऑन एम्पिसिलिन कटिंग, नहीं ऐसा नहीं है, वो तो वास्तविक मतलब दोनों में यही करेंगे। रिकॉम्बिनेंट कैन बी सिलेक्टेड बाय प्लेटिंग इन टेट्रासाइक्लिन, नहीं ऐसा भी नहीं है। रिकॉम्बिनेंट कैन नॉट बी सिलेक्टेड बाय प्लेटिंग आइदर ऑन द एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। हाँ, क्योंकि भाई इसका दोनों का जीन जो है वो तो एक्टिव है ना, तो किसी भी प्लेट में करेंगे तो वो, इन दोनों किसी भी प्लेट में करेंगे तो वो सर्वाइव कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि एम्पिसिलिन जीन है इसके पास, टेट्रासाइक्लिन जीन है, अगर ये इनएक्टिवेट होते हैं तो इन दोनों ऑप्शन से कोई को, मतलब जो भी रेस्पेक्टिव होता तो करते फिर। ठीक है, तो ये वाला लास्ट देखते हैं। रिकॉम्बिनेंट कैन बी सिलेक्टेड बाय प्लेटिंग साइमल्टेनियसली ऑन द एम्पिसिलिन, तो ये भी नहीं होता। ठीक है, तो ये दोनों तो वैसे भी नहीं हो सकते थे। ठीक है, तो यही ऑप्शन हमारे पास आया, ऑप्शन सी ऑप्शन, मतलब तो ये तीसरा ऑप्शन। ठीक, चलते हैं फिर। हाँ, यहाँ पे आरोपी के रेस्पेक्ट में कुछ दिया नहीं हुआ है। ठीक है, तो इससे में कोई वो नहीं है, क्योंकि इन्हीं इन्हीं दोनों के रेस्पेक्ट में दिया टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन, तो इन्हीं दोनों के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, आंसर भाई उसी के रेस्पेक्ट में दिया हो तो उसी रेस्पेक्ट में चूज करेंगे ना। ठीक, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये आ गया ना समझ में ये। हाँ, इसमें मतलब इसी रेस्पेक्ट में दिया था तो हम लोग इसी के रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए 20 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आपके लिए। और देखिएगा, जो भी डाउट होगा आप कमेंट करिएगा, बाकी तो कलर का आपका हो ही गया था। और जाते जाते आपके लिए थैंक यू और धन्यवाद, आपने अच्छे से लेक्चर देखा। कोई डाउट होगा, कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा, और समझ में आए तो लोगों को शेयर करिएगा, ताकि आईआईटी का एग्जाम काफ़ी करीब आ रहा है तो आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा और अच्छे से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। बाकी जो भी दिक्कत होगी आप कमेंट करिएगा। ठीक है, चलते हैं फिर, बाय बाय।